नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले, कई नई पाबंदियों का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने चिंता पैदा कर दी है। राज्य की उद्धव सरकार ने हालात से निपटने के लिए पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 पर रखकर कई नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुटे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस घोषणा के बाद लेवल 1 और लेवल 2 वाले जिले भी स्वतः लेवल 3 में आ गए हैं। जिन जिलों में लेवल 1 और लेवल 2 के तहत कई छूट दी गई थी, उन्हें अब खत्म करके लेवल 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने कहा है कि लेवल 3 कैटेगरी में डाले जाने के बाद राज्य में अब मॉल और थिएटर खोलने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में अब रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति को मेडिकल स्टाफ, अत्यावश्यक सेवाओं और महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि पब्लिक पैलेस, गार्डन, वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए सुबह 5 से 9 तक का वक्त तय कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में भी केवल 50% कर्मचारियों को ही उपस्थित रहना होगा। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के मौजूद रहने की इजाजत रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के फिर बिगड़े बोल, शहीद हेमंत करकरे को देशभक्त मानने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पूर्व एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर कहा कि जो देशभक्त है वो उन्हें देशभक्त नहीं मानते। प्रज्ञा ठाकुर आपातकाल की बरसी पर मीसाबंदियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करने सीहोर पहुंची थी। दोस्तों इस दौरान उन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी 1975 में लगी थी और एक इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी थी 2008 में, जब मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जेल में बंद किया गया था। हेमंत करकरे को लोग देशभक्त कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में देशभक्त हैं वह उसको देशभक्त नहीं कहते। उन्होंने मेरे आचार्य जिन्होंने मुझे कक्षा 8 में पढ़ाया, उनकी उंगलियां तोड़ दी थी। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान को लेकर हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करुण यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, जिस प्रज्ञा सिंह ने अपने कर्म और आचरण से भगवा वस्त्र, वास्तविक हिंदुत्व और राष्ट्रधर्म को कलंकित किया है, उन्होंने आज उन्हें शिक्षित करने वाले दिवंगत आचार्य के चेहरे पर भी कालिक पोत दी। उनकी शिष्या ने अपने अपराध छुपाने के लिए अनेकों बम धमाकों में अपने वरिष्ठ सहयोगी संघ प्रचारक सुनील जोशी की भी अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर डाली। वह शिष्या धन्य बीजेपी और उनकी आतंकी धरोहर। मोदी जी आप प्रज्ञा सिंह को कब तक कितनी मर्तबा माफ करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, सालाना $10 मिलियन का होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान इस लिस्ट से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश का अगला पड़ाव 17 से 22 अक्टूबर है, जिसमें उसकी दावेदारी पर फैसला किया जाएगा। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान को 30 सूत्रीय एजेंडे पर काम करना था, जिसे पूरा करने में वो विफल रहा है। पाकिस्तान पिछले 3 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने का मतलब यह है कि वो अब भी आतंकवादियों के लिए होने वाली फंडिंग को रोक नहीं पाया है। FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को विदेशी निवेश मिलने में खासी मुश्किलें आ रही है, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। दोस्तों पाकिस्तान सरकार के अनुमान के मुताबिक FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को सालाना $10 बिलियन का नुकसान होता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की खबर के मुताबिक पाकिस्तान UN द्वारा प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को पेंशन तक देता है। इसमें से वो आतंकवादी भी हैं जिनकी संपत्तियों को UN ने फ्रीज किया हुआ है और उनकी हथियारों की खरीदी के साथ ही उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अकाउंट ब्लॉक होने पर भड़के रविशंकर प्रसाद, कहा ट्विटर ने IT नियमों का किया उल्लंघन। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आरोप लगाया है कि उसने करीब 1 घंटे तक उनका अकाउंट ब्लॉक करके रखा। हालांकि बाद में ट्विटर ने उनके अकाउंट को फिर से खोल दिया। रविशंकर प्रसाद ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इस मामले पर उन्होंने कहा कि ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश
और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नियम 4(8) के घोर उल्लंघन में से एक थी। उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने मुझे कोई नोटिस तक नहीं दिया। रविशंकर प्रसाद ने आगे लिखा कि यह साफ झलक रहा है कि मैंने ट्विटर के अहंकारपूर्ण रवैये और मनमानी भरे कदमों के खिलाफ जो बयान दिए हैं उनकी वजह से, और खास तौर पर टीवी चैनलों को इस बारे में दिए गए मेरे इंटरव्यू की क्लिप शेयर किए जाने और उनका जबरदस्त असर पड़ने की वजह से बौखला गए हैं। ट्विटर ने कहा है कि हम कॉपीराइट नियमों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों का अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आपको अपना अकाउंट अनलॉक करवाना है तो ट्विटर के कॉपीराइट नियमों की समीक्षा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने बताया किन लोगों को कोरोना से बचने के लिए हर साल लेनी पड़ेगी बूस्टर डोज। दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन देने का काम जारी है। कोरोना के बदलते वेरिएंट और वैक्सीन पर इसके असर को लेकर भी एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक दस्तावेज में अनुमान लगाया है कि जिन लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है, जैसे कि बुजुर्गों को, उन लोगों को कोरोना के वेरिएंट से बचने के लिए हर साल एक बूस्टर डोज लेने की जरूरत होगी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक WHO के इस अनुमान की चर्चा वैक्सीन गठबंधन गावी की एक बैठक में भी की गई। गावी WHO के कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम कोवैक्स का सहयोगी गठबंधन है। वैक्सीन निर्माता मॉडर्ना इंक और फाइजर इंक अपने जर्मन पार्टनर बायोनटेक के साथ बूस्टर शॉट की जरूरत पर पहले ही जोर देते रहे हैं। दोस्तों इन कंपनियों का कहना है कि बूस्टर शॉट से उच्च स्तर की इम्यूनिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि ये कितना असरदार होगा अभी इसके पूरे साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट में WHO ने ज्यादा जोखिम वाले लोगों के लिए सालाना बूस्टर और सामान्य आबादी के लिए हर 2 साल में बूस्टर लगवाने की सिफारिश की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICMR का दावा, देश में दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। 11 राज्यों में मिले डेल्टा प्लस के 50 केस। कोविशील्ड और कोवैक्सीन सभी वेरिएंट पर है कारगर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब तक सभी वेरिएंट पर कारगर सिद्ध हुई है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 12 देशों में मौजूद है। देश में अब तक 11 राज्यों में 50 मामलों की पहचान की गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितना प्रभावी होगा, इस पर रिसर्च जारी है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अब तक के वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के आधार पर ही डेल्टा प्लस के लिए वैक्सीन के एफिशिएंसी की पहचान की जा रही है। इसके परिणाम अगले 7 से 10 दिनों में मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों गर्भवती महिलाओं के वैक्सीन को लेकर किए गए सवाल पर डॉक्टर भार्गव ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन दी है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन दी जा सकती है। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीनेशन उपयोगी है और इसे दिया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर किए गए सवाल पर डॉक्टर भार्गव ने बताया कि यह एक बड़ा सवाल है। जब तक हमारे पास बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अधिक डाटा नहीं होगा, हम बड़े पैमाने पर उनके टीकाकरण करने की स्थिति में नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स भी अभी बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एक मत नहीं है। अमेरिका में बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन वहां भी कुछ जटिलताएं देखी गई है। हालांकि हमने 2 से 18 साल की आयु के बच्चों पर स्टडी शुरू कर दी और हमारे पास सितंबर या उसके बाद के परिणाम होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 1 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 39 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के मौजूदा हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3 करोड़ 1,34,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,93,000 से ज्यादा ऑफिशियल मौतें हो चुकी है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 51,667 नए मरीज सामने आए हैं। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि अव्वल हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोलर एनर्जी में चीनी कंपनियों को मात देने की तैयारी में है रिलायंस। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी सेक्टर में चीन का वर्चस्व है। सिर्फ भारत में ही सोलर मॉड्यूल की कुल मांग का 80% आयात चीन से होता है। अब इसी चीनी वर्चस्व को रिलायंस इंडस्ट्रीज चुनौती देगी। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में झंडे गाड़ने के बाद रिलायंस अब सोलर एनर्जी में प्रवेश करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुरुवार को हुई आम सालाना बैठक में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन व एमडी मुकेश अंबानी ने अगले 3 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम पर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। चीन को टक्कर देने के लिए रिलायंस गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाएगी। दोस्तों, भारत के सोलर एनर्जी मार्केट पर चीनी कंपनियों का फिलहाल कब्जा है। सोलर सेल, सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल की कुल मांग का करीब 80% चीन से आयात होता है। कोविड से पहले वर्ष 2018-19 में देश में 2.16 अरब डॉलर का सोलर इक्विपमेंट चीन से मंगवाया गया था। ऐसा नहीं है कि भारत में सोलर उपकरण नहीं बनते, पर चीनी माल के सामने वे टिक नहीं पाते, क्योंकि चीनी उपकरण 30 से 40% सस्ते बैठते हैं। इतना ही नहीं, सोलर सेल बनने के काम में आने वाला पॉलीसिलिकॉन मटेरियल के 64% हिस्से पर भी चीनी कंपनियां काबिज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम टैक्स फ्री होगी। मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं। जी हां दोस्तों, सरकार ने किसी कंपनी की ओर से कोरोना से संक्रमित एम्प्लॉय के इलाज और उसकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब देश की ज्यादातर कंपनियां कोरोना से संक्रमित अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को एक्स ग्रोशिंग पेमेंट के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का ऐलान कर रही है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 3 महीने बढ़ा दी है। साथ ही टैक्स पेयर्स को एक और राहत देते हुए टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। दोस्तों, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड के इलाज के लिए कंपनियां या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 21-22 के लिए रहेगी। टैक्स छूट किसी व्यक्ति की ओर से अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई एक्स ग्रोशिया पेमेंट पर ही मिलेगी। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले सपा सांसद, ये कुदरत का मामला, किसी को दखल देने का हक नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने धर्मांतरण पर विवादित बयान दिया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। इससे भाजपा को ही नुकसान होगा। भाजपा ने नफरत की पॉलिसी पैदा की है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात पैदा की है। उन्होंने कहा कि आज भी वो बात सामने आ गई। वोट ज्यादा पाने के लिए भाजपा ये काम करती है। दूसरी पार्टी छोड़कर लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। जमात का नाम जोड़ना इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। उधर दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सपा सांसद ने कहा कि यह कुदरत का मामला है। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, उनकी जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, किसी को दखल देने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कितने बच्चे पैदा होंगे यह तो निजाम कुदरत है, सरकार से बोझ संभला नहीं जा रहा है। कुदरती तौर पर इसमें रुकावट डालने का कोई हक हासिल नहीं है। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के जन्मभूमि पूजन पर विवादित बयान वे दे चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 10,000 रुपए सस्ता मिल रहा है सोना। फटाफट से जान लीजिए क्या है दाम। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ सोने के भाव पिछले 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर हैं। लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को सोने का भाव 40 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गया। इस कारोबारी साल 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत आज 46,190 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 24 कैरेट के दाम 47,190 रुपए रहे हैं। दोस्तों, गुड रिटर्न्स वेबसाइट की ओर से उपलब्ध कराए गए रेट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम निचले स्तर पर रहने के बाद ऊपर जाने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मात्र 1,099 रुपए में लीजिए हवाई यात्रा का मजा। विस्त्रा एयरलाइंस दे रही है स्पेशल ऑफर। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में यात्रियों को लुभाने के लिए घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्त्रा ने धमाकेदार मानसून सेल की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी शख्स मात्र 1,099 रुपए खर्च कर हवाई यात्रा
यात्रा का लुत्फ उठा सकेगा। हालांकि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर होगा। दोस्तों, विस्तारा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपनी अगली यात्रा बुक करके मानसून के मौसम का लाभ उठाएं। 1099 रुपए में आप दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हवाई सफर कर सकते हैं। बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए शुरुआती किराया 1499 रुपए है। मुंबई से गोवा तक आप 1699 रुपए के शुरुआती किराए से जा सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि इन किरायों में सभी तरह के टैक्स और फीस शामिल है। इसी तरह अगर आप चेन्नई से बेंगलुरु के लिए तय तारीख के बीच फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको इसके लिए 1549 रुपए शुरुआती किराया देना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू और कश्मीर सेना की दोहरी रणनीति से पस्त हुए आतंकी, इस साल भर्ती में आई भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे सुरक्षा बलों के अभियान और आम कश्मीरी को साथ जोड़ने के लिए उठाए गए कदमों की दोहरी रणनीति के परिणाम सामने आ रहे हैं। इस साल के आंकड़े बताते हैं कि आतंकवादी घटनाओं और युवाओं के आतंकवादी गिरोहों में शामिल होने दोनों में जबरदस्त कमी आ रही है। वहीं अब तक सुरक्षा बलों के हाथ 52 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें से 16 कोरोना के लॉकडाउन लगने के बाद गोलियों का निशाना बने। दोस्तों, सुरक्षा बलों के सूत्र बताते हैं कि इस समय कश्मीर घाटी में 220 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से 80-90 विदेशी हैं। इस साल 1 जून तक 35 आतंकवादी घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल इस समय तक 49 आतंकवादी घटनाएं हुई थी। इस साल आतंकवादी वारदातों में 29% यानी कि लगभग 1/3 की कमी आई है। पिछले साल 1 मई तक घाटी में कुल 49 युवकों ने आतंकवादी गिरोहों का साथ पकड़ा था, जबकि इस साल 23% यानी कि लगभग 1/4 कम 38 युवक आतंकवादियों के साथ जुड़े हैं। एक अंदाजे के मुताबिक घाटी में हर महीने औसतन 10 युवक आतंकवादी गिरोहों में हर महीने शामिल होते थे, लेकिन इस साल ये तादाद घटी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 4,20,000 साल पहले की रहस्यमयी मानव प्रजाति की हुई खोज, खोपड़ी से खुला राज। जी हां दोस्तों, पुरातत्व वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने मनुष्य की विकास की कहानी के एक लापता हिस्से की खोज की है। इजराइल के नेशेर रामला में खुदाई में एक खोपड़ी मिली, जो संभवतः एक अलग होमो आबादी के अंतिम बचे मानव का उदाहरण हो। यह आबादी करीब 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले अब से इजराइल में रहती थी। दोस्तों, इजराइल के अनुसंधानकर्ता हर्षकोविच, योजी सेदर और सहकर्मियों ने साइंस में प्रकाशित अध्ययनों में बताया कि इस आदिकालीन मानव समुदाय ने कई हजार वर्षों तक निकटवर्ती होमो सेपियंस समूह के साथ अपनी संस्कृति और जीन साझा किए। खोपड़ी के पीछे के हिस्से समेत अन्य टुकड़ों और लगभग एक पूरे जबड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि यह जिस व्यक्ति का अवशेष है वह पूरी तरह होमो सेपियंस नहीं था। यह अवशेष 1,40,000 से 1,20,000 साल वर्ष पुराना है, न कि ये होमो वंश के विलुप्त रहस्य निरंडरथल मानव के थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय इस क्षेत्र में केवल अन्य इसी तरह का मानव रहता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत में नहीं अब इस देश में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, सामने आई तारीख है। जी हां दोस्तों, ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल भारत में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते अब इस टूर्नामेंट को UAE में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अब यह बड़ा टूर्नामेंट किस तारीख से आयोजित किया जाएगा ये बात भी साफ हो गई है। ESPN क्रिक इन्फो के अनुसार ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से UAE में होगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की असाधारण जिंदगी पर बेस्ड फिल्म की रिलीज रोकने से हाई कोर्ट का इनकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पर कथित तौर पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस की सिनेमाघरों तथा OTT मंचों पर रिलीज पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे व्यक्ति के असाधारण जीवन की कहानी में कोई खराब हित नहीं है। न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि ऐसा दिखाने के लिए कुछ नहीं है जिसका राजपूत की छवि पर कोई हानिकारक असर पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन पर बन रही फिल्म उन बातों पर आधारित है जो पहले ही जनता को मालूम है। राजपूत के पिता ने एकल पीठ के फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज या किसी को भी उनके बेटे के नाम या फिर उससे मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई लिखित स्क्रिप्ट या कहानी नहीं है जो फिल्म निर्माता ने इस्तेमाल की और उसने सुशांत के पिता की अपील पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो निर्माताओं ने इस्तेमाल किया या कर रहे हैं जो पहले से ही जनता को उपलब्ध जानकारी से अलग हो। जीवन की ऐसी कहानी में कोई खराब हित नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन असाधारण था। पीठ ने फिल्म के निर्देशक दिलीप गुलाटी और प्रोड्यूसर सरला सारावगी और राहुल शर्मा तथा अन्य से इस पर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस महापुरुष की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।